आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम पीजी सेमेस्टर 3 के पेपर 10 के बारे में। पेपर का नाम है बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत। इसमें जो पहला यूनिट है वो हमको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषताएं, यानी कि फीचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषता, ये हमारा जो टॉपिक है, इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद क्या है। हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषताओं के बारे में, तो पहले हम राष्ट्रवाद को समझ लें। राष्ट्रवाद को समझने के बाद फिर हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या रहे, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनी, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिससे भारत में राष्ट्रवाद जन्मा और धीरे धीरे विकसित हुआ। उसके बाद हम भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या विशेष है भारतीय राष्ट्रवाद में और किस तरह इसने लोगों को प्रभावित किया है, लोगों पे किस तरह से इन्होंने इम्पैक्ट डाला है। उसके बाद हम इसका मूल्यांकन देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो भारत की राष्ट्रवाद की विशेषताओं को जानने से पहले सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझना होगा, और राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझने से पहले सबसे हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र बेसिकली समान भाषा, समान धर्म, समान विचार, समान संस्कृति, समान जाति, समान अतीत, समान भविष्य, समान संभावनाएं, समान नस्ल, समान क्षेत्र आदि के भाव से, भावना से प्रेरित होकर जब इंसान संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब हम उसको राष्ट्रवाद, राष्ट्र की संज्ञा देते हैं। ध्यान से सुनिए। एक भाषा के आधार पे, एक धर्म के आधार पे, एक विचार के आधार पे, एक संस्कृति के आधार पे, एक जाति के आधार पे, एक अतीत के आधार पे, एक भविष्य के आधार पे, एक नस्ल के आधार पे, एक क्षेत्र के आधार पे जब लोग संगठित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो उसे हम राष्ट्र की संज्ञा देते हैं, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है कि भारत को जब आप देखते हैं तो पाते हैं कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। भारत में अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषा भाषी के लोग रहते हैं यहाँ पे, विचार तो अनगिनत हैं, संस्कृतियाँ कई सारी हैं, जातीय विविधताएं हैं, क्षेत्रीय विविधताएं हैं। तो क्या अगर भारत को इस अवधारणा से, राष्ट्र की ये जो अवधारणा अभी हमने बताया, इस अवधारणा से भारत को देखा जाए तो क्या भारत एक राष्ट्र है? आप इसका उत्तर ढूंढिए। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। राष्ट्रवाद, हमने राष्ट्र को समझ लिया कि राष्ट्र बेसिकली क्या है। अब देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक बहुत ही पेचीदा विषय है, क्योंकि राष्ट्रवाद का कोई सर्वमान्य परिभाषा है ही नहीं। अगर कोई कहता है कि ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है और यही मात्र एक राष्ट्रवाद की परिभाषा है, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते रहे हैं, है ना। सबके लिए राष्ट्र का मतलब भी अलग है और सबके लिए राष्ट्रवाद का मतलब भी अलग अलग है। अपने अपने तरीके से लोग राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे एक परिभाषा लिखा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें आम जनता की स्वामी भक्ति किसी राजा या व्यक्ति के प्रति न समर्पित होकर राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। सीधा सीधा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब लोगों के अंदर अपने राजा के प्रति भक्ति ना होकर, अपने राजा के प्रति स्वामी भक्ति ना होकर, राजा के प्रति समर्पित ना होकर लोग अपने देश के प्रति समर्पित होने लगे, लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने लगे, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव और प्रेम रखने लगे, तो इस प्रकार की जो भावना होती है वही राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद आप लोगों ने समझ लिया। अब राष्ट्रवाद की भी कई सारी कैटेगरियां हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं।
तो पहला कैटेगरी है राष्ट्रवाद का यूरोपीय मॉडल और दूसरा कैटेगरी है राष्ट्रवाद का भारतीय मॉडल। अब यहाँ पे मैंने यूरोपीय मॉडल और भारतीय मॉडल को क्यों लिया है, क्योंकि जब राष्ट्रवाद को आप इन दो मॉडलों का, राष्ट्रवाद के दो मॉडलों का कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप राष्ट्रवाद को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम यूरोपीय राष्ट्रवाद के यूरोपीय मॉडल की बात कर लेते हैं। तो इसका जो उद्भव होता है वो फ्रांसीसी क्रांति से होता है। फ्रांसीसी क्रांति आप सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो बेसिकली फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति से पहले क्या था कि वहाँ पे जो फ्रांस का शासन था वो एक निरंकुश राजा के हाथ में था। सभी वो राजा ही सर्वे सर्वा हुआ करता, जैसे कहते हैं ना कि मेरा शासन ही है वचन। राजा ने जो कहा वही कानून, और उसने जो भी नियम बना दिए वो सबको मानने हैं, और राजा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वो पूरी तरीके से निरंकुश होता था। तो लोग इस व्यवस्था से परेशान थे और उन्होंने वहाँ पे क्रांति कर दी, यानी कि अब वो राजा के प्रति अपनी भक्ति भावना नहीं रखते थे, वो अपनी भक्ति भावना जो है देश के प्रति, क्षेत्र के प्रति रखने लगे। और इस तरीके से उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में 3 वर्ड दिए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। बाद में भारतीय संविधान में भी इन तीनों वर्ड को लिया गया है। तो यहाँ से जो यूरोपीय मॉडल जो है, राष्ट्रवाद का जो यूरोपीय मॉडल जो है, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है। दूसरी इसमें की विशेषता है जातीय विशिष्टता। अब जातीय विशिष्टता क्या है? आप देखते हैं कि पूरे यूरोपीय लोग अपने आप को समस्त एशियाई लोगों से श्रेष्ठ समझते हैं, सभ्य समझते हैं। उनका ये मानना है कि हम पूरे दुनिया में सभ्य हैं, श्रेष्ठ हैं, और हम पूरी दुनिया को, और बाकी जो पूरी दुनिया है वो असभ्य है, बर्बर है, और हम पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाएंगे, सभ्यता सिखा रहे हैं। उनका ये मानना था। वैसे भी आप जब यूरोप में जाएंगे तो 2 शक्तियों का जन्म होता है। एक है जैसे जर्मनी का उदय होता है, जर्मनी के हिटलर का उदय होता है। जो नाजीवाद है, नाजीवाद के उदय का एक कारण था, उसने अपने लोगों को ये कह के प्रोत्साहित किया कि हम तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम पूरे दुनिया पे राज करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है, हम राज करने वाले ही हैं, है ना। उसी प्रकार आप देखेंगे इटली में जो मुसोलिनी आता है तो उसमें भी जो है जातीय विशिष्टता को वो प्रसारित करता है और एक तरीके से अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। उसके बाद इसकी तीसरी विशेषता की बात करें तो ये बाहरी एवं हमारी की भावना को प्रोत्साहित करता है। यानी कि यूरोप के लोग जो है यूरोप में जन्मे, यानी कि अपने एक क्षेत्र को मानते हैं, एक नस्ल को मानते हैं, एक जात को मानते हैं, एक विचार को मानते हैं, उसी को वे अपना मानते हैं, है ना। और बाकी लोगों को वे बाहरी बताते हैं, और उसके साथ जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता है जो वो अपने लोगों के साथ करते हैं। यानी कि एक बाहरी लोगों को हमेशा बाहरी बताना और हमारी की भावना को जो है बढ़ावा देना, उनका ये एक विशेषता रहा है राष्ट्रवाद का। और जो चौथा और सबसे अंतिम है वो है बहुसंख्यकवाद। आप देखेंगे कि ये वहाँ पे हमने क्या बताया कि बहुसंख्यकवाद मतलब अगर कोई विशेष जाति धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं और किसी विशेष जाति धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, तो बहुसंख्यक के निर्णयों को अल्पसंख्यकों पे थोपने का जो है यहाँ पे काम किया गया है यूरोप के राष्ट्रवाद में। उसके बाद दूसरी तरफ हम राष्ट्रवाद के भारतीय मॉडल को अगर देखते हैं तो जैसे इसकी उत्पत्ति फ्रांस के क्रांति से, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यूरोप मॉडल में क्या हुआ कि यूरोप में किसी बाहरी देशों का वहाँ पे आक्रमण नहीं था, वो खुद अपने शासकों के खिलाफ ही लड़ रहे थे, और वहाँ से यूरोपीय मॉडल का जो राष्ट्रवाद जो है वो उभर के सामने आता है। लेकिन जो भारत में राष्ट्रवाद का मॉडल, भारतीय मॉडल है राष्ट्रवाद का, वो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध में आता है, उपनिवेशवाद के विरुद्ध में आता है। आप देखते हैं कि कैसे यूरोपियंस कंपनियां भारत के अंदर ट्रेड करने के लिए आती है और यहाँ के कमज़ोर शासन व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर जो है धीरे धीरे यहाँ के सत्ता को हथिया लेती है और पूरे भारत को अपना उपनिवेश बना लेती है। तो उसके विरुद्ध में जो है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होता है। वहीं एक और जहाँ पे
यूरोपीय राष्ट्रवाद में बाहरी एवं हमारी की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है, संकीर्ण बहुसंख्यकवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं भारत के अंदर धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलता है और बहुलवाद की स्थापना होती है। भारत में आप देखेंगे तो कई सारे भाषा भाषी, क्षेत्रीय, नस्लीय और एक तरीके से सांस्कृतिक विविधताएं हैं, फिर भी एक तो सबको समेटे हुए है भारत। ऊपर से वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति में हमेशा से विद्यमान रही, यानी कि भारतीयों ने हमेशा से सबको अपनाया है। अब प्राचीन काल से देखेंगे तो कई सारे आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुए भारत में, कई सारे विदेशी आए, भारतीय संस्कृति को अपनाया और वे भारतीय ही बन के यहाँ पे रह गए। तो यहाँ पे उनके साथ भी कभी भारत में भेदभाव नहीं किया गया कि आप विदेशी हो या फिर कुछ भी ऐसे करके। तो भारत एक तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाता है। उसके बाद से धार्मिक संप्रदाय या समुदाय के बहुमत पर यहाँ पे आधारित नहीं है। यहाँ पे ये कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि प्राचीन काल से अभी तक कई सारे हिंदू शासक भी रहे हैं और कई सारे मुसलमान शासक भी रहे हैं, लेकिन कभी भी बहुसंख्यक धार्मिक बहुसंख्यकों के निर्णयों को अल्पसंख्यकों पे थोपने का प्रयास नहीं किया गया। हमेशा से सब यहाँ पे मिलजुल के रहे हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और भारत एक तरीके से बहुभाषी बहुसांस्कृतिक कंट्रीज़ है, यहाँ पे कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद से भारत में नागरिक राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा दिया गया है। नागरिक राष्ट्रवाद माने इसका मतलब ये है कि भारत में जो नागरिकता है वो सबको एक समान दी गई है, चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव जो है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। इस तरीके से जो है भारत में नागरिकवाद भी भारत के राष्ट्रवाद में नागरिक राष्ट्रवाद को भी शामिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि जो यूरोपीय जो मॉडल है वो भारत के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। जो यूरोपीय मॉडल है वो भारत के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। जो राष्ट्रवाद का यूरोपीय मॉडल भारत के लिए उपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने बताया कि जो यूरोपीय मॉडल है वो समान जाति, समान धर्म, समान भाषा के आधार पर वो कार्य करता है, जबकि भारत के पे आप नज़र डालेंगे तो भारत एक बहुसांस्कृतिक जो है समाज है और उसके लिए यूरोपीय मॉडल खतरनाक है, क्योंकि वो तो एक समान मतलब पूरा समान विचारधारा की बात करता है। जबकि भारत में आप प्रत्येक 150-100 किलोमीटर जाएंगे तो भाषाएं बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, है ना। तो ये वहाँ का राष्ट्रवाद जो है भारत पे लागू नहीं होता इस तरीके से। नाजीवाद एवं फांसीवाद का उदय, आप देखेंगे कि यूरोप का जो राष्ट्रवाद मॉडल है उसकी इसी के आधार पर नाजीवाद एवं फांसीवाद का उदय होता है, जिसकी आलोचना आज पूरी दुनिया में की जाती है। लेकिन भारतीय सभ्यता में कभी भी ऐसा कोई शक्ति का उदय नहीं हुआ है जिसकी आलोचना पूरे वैश्विक स्तर पर की जाए। उसके बाद से देखेंगे कि जो यूरोप का राष्ट्रीय मॉडल है वो अल्पसंख्यकों के अधिकार और लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो बहुसंख्यकवाद है, बहुसंख्यकों के फैसले को अल्पसंख्यकों पे थोपने का प्रयास करता है। इसलिए भी ये, चूँकि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो इस लिहाज से भी यूरोप का जो राष्ट्रीय मॉडल है वो भारत के ऊपर लागू नहीं होता है। फिर लास्ट में हम बात कर लेते हैं, असंतोष को राष्ट्रीय विरोध के रूप में दबाने की कोशिश की जाती है। किसमें? यूरोपीय राष्ट्रवादी मॉडल में। देखो वहाँ पे होता क्या है, जैसे सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति बोल रहा है या फिर सरकार की नीतियों से वो संतुष्ट नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये नहीं दिखाया जाएगा कि ये व्यक्ति सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि उसको राष्ट्र विरोधी बताया जाएगा और राष्ट्र विरोधी बता के उसके असंतोष को कुचलने का प्रयास किया जाएगा। तो इन कारणों से जो है यूरोपीय मॉडल जो है वो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है या फिर यह भारत पे लागू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अल्बर्ट आइंस्टीन का कोटेशन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए आप इसके कोट को लिख सकते हैं। इनका कथन है, राष्ट्रवाद एक शिशु रोग है और यह मानव जाति के लिए चेचक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है, इसके भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति एवं विकास पे, इस पे भी बहुत बड़ा डिबेट है। इतिहासकार यहाँ पे दो मत में बढ़ जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि राष्ट्रवाद भारत में था ही नहीं कभी, ये तो अंग्रेजों की देन है।
और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में जो राष्ट्रवाद जो है वो वैदिक काल से ही है। तो हम दोनों को बारी बारी से देखते हैं क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है अंग्रेजों की देन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी बातें यहाँ में आती है। तो सबसे पहले बात यह है कि भारत ने तो कभी इंडिया को अंग्रेजों ने कभी इंडिया को राष्ट्र के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। पहले तो वे कहते रहे नहीं नहीं, ये तो एक राष्ट्र है ही नहीं। एक अंग्रेजी विद्वान J.R. सीले जो है 1833 में एक स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि भारत एक भौगोलिक क्षेत्र मात्र है, इसमें कोई राष्ट्रीय भावना है ही नहीं। भारत तो एक जमीन का टुकड़ा है, केवल भौगोलिक क्षेत्र है, इसके अंदर कोई राष्ट्रीयता की भावना है ही नहीं। अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, मतलब भारत एकदम ही विविधताओं का देश है, कहीं से एक नहीं है। उसने ये स्टेटमेंट दिया। फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए 1884 में स्ट्रेची महोदय बोलते हैं कि भारत के संबंध में अगर सबसे कोई इंटरेस्टिंग और सबसे कोई पहला फैक्ट है जानने के लिए, तो वह है कि भारत न तो एक है और ना ही अतीत में कभी एक था। भारत तो एक था ही नहीं भाई, ये कहते हैं स्ट्रेची महोदय। फिर कुपलैंड नामक एक अंग्रेज विद्वान ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी राज्य की संतति है। मतलब ये मानता है कि अंग्रेजी राज्य के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, ये इनका मानना है। फिर क्या होता है, जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवाद दिखने लगता है, भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप जाती है, तो ये इन लोगों के सुर बदल जाते हैं। ये लोग क्या कहना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं, भारत में राष्ट्रवाद तो है, लेकिन ये जो है ये हमारे औद्योगिकीकरण करने से आई, ये हमारे नगरीकरण करने से आई, ये हमारे मुद्रण पूंजीवाद के कारण आई। मतलब पहले तो ये कह रहे थे कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, लेकिन जब जैसे इन्होंने देखा कि भारतीयों में राष्ट्रवाद उभरने लगा है, तो इसका श्रेय भी अपने ऊपर इन्होंने लिया। क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद आ तो रहा है, लेकिन ये हमारी वजह से आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, नगरीकरण कर रहे हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे राष्ट्रवाद पनप रहा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1990 में आया, तो इसके लेखकों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि ये जो राजनीतिक भावना से प्रेरित जो भारतीय हैं, ये बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से देखा जाए तो ये हमारी ही संतान है। इनका ये कहना था कि भारतीयों के अंदर जो ये राजनीतिक भावना से प्रेरित जो भारतीय हैं, ये मानसिक रूप से हमारी संतान है। ये इनका कहना है कि इन्होंने वही सीखा जो हमने इनके सामने रखा, यानी कि इन्होंने उन्हीं विचारों को अपनाया जो विचार हमने इनके सामने परोसे। इसलिए जो इस यहाँ पर राष्ट्रवाद पनप रहा है, उसका श्रेय भी हम ही को दिया जाना चाहिए। ये इतिहासकारों की एक धारा का कहना है। फिर हम देख लेते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं नहीं, भारत में जो राष्ट्रवाद है वो अंग्रेजों के पूर्व से ही विद्यमान है, बशर्ते वो अलग रूप में है। जैसे इन विद्वानों का मानना है कि भारत में राष्ट्रवाद, तो जो भारतीयों में राष्ट्रवाद जो है वो अतीत काल से ही और कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन आधुनिक भारत में अंग्रेजों की कुछ ऐसी नीतियाँ, शोषित नीतियाँ जो हैं, उनके कुछ कानून जो हैं ऐसे ऐसे बने कि उन्होंने भारतीयों में जो अंदर दबी पड़ी थी राष्ट्रवाद, उसको उभार कर रख दिया, सामने ला दिया। क्या कहना है इनका, ये मानते हैं कि राष्ट्रीय चेतना भारतीयों के अंदर जो है ये वैदिक काल से ही विद्यमान है। ये बताते हैं कि आप देखो ऋग्वेद में भी जो है राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। जैसे आप पढ़ेंगे तो जो प्रशासनिक इकाई होती थी, परिवार, ग्राम, जन, राष्ट्र, तो वहाँ पे राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है सबसे पहले। अथर्ववेद में तो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है, माता कह के पृथ्वी को संबोधित किया गया है, और उसमें कहा गया है कि धरती मेरी माता है और मैं धरती का पुत्र हूँ। वायु पुराण में भी जो है भारत को अद्वितीय कर्म भूमि कह के भारत की प्रशंसा की गई है। अब भागवत पुराण को आप देखेंगे तो भारत को विश्व का सबसे पवित्र भूमि बताया गया है, और ऐसा माना जाता है कि भारत इतना पवित्र है कि यहाँ पे देवता भी जन्म लेने के लिए, यानी कि अवतार लेने के लिए अभिलाषित रहते हैं, इच्छा रखते हैं।
उसी प्रकार महाभारत, रामायण एवं अन्य जो धार्मिक ग्रंथ है, इसमें भारत भूमि का जो है बहुत बखूबी भारत भूमि का महिमा मंडन किया गया है। अब एक बात ये आता है कि क्या भारत लोग जहाँ पे जन्म ले, जैसे भारतीय लोगों ने भारतीय साहित्यों को आप उठा के पढ़ेंगे तो भर भर के भारतीय क्षेत्र, अपने क्षेत्र से, अपने देश से प्रेम की बात की गई है। तो क्या ये राष्ट्र प्रेम इसको हम नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यूरोपीय मॉडल से अलग हट के है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये कह देना कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद है ही नहीं, ये तो भैया हमको लगता है कि सरासर गलत है। भारत में राष्ट्रवाद था, प्राचीन काल से ही था, प्राचीन काल से ही लोगों को अपने मातृभूमि से प्रेम था और हमेशा से रहा है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो आधुनिक काल में जो राष्ट्रवाद उभर रहे थे, वो भारतीयों के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, ये भारतीयों के अंदर दबी पड़ी थी। हाँ, ये बात है कि वो उभर नहीं रही थी, दबी पड़ी थी। अंग्रेज़ों ने इसको बाकायदा उभारने का काम अवश्य किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है और क्या क्या कारण है जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद जो उदित होकर सामने आ जाता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा कि सभी टॉपिक्स पे एक एक वीडियो बनाया जाए, ताकि इससे मेरी खुद की और आप सबकी हेल्प हो सके। धन्यवाद।